ये पहली बार मुझे दयाल सिंह कॉलेज में आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। इसके लिए मैं जिस संस्था ने ये आयोजन किया और खासकर इन जिनके माध्यम से मैं जानता हूँ डॉक्टर अभय कुमार, तो बहुत आभारी हूँ मैं। आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। विमर्श एक तरह का सार्वजनिक संवाद है, एक तरह की सार्वजनिक बहस है किसी मुद्दे, किसी प्रश्न पर केंद्रित होकर। और ये जो विमर्श है ये अपने आप नहीं पैदा हो जाता। किसी के मन में आया, किसी विषय पर एक लेख लिख दिया तो एक विमर्श नहीं शुरू हो जाएगा। विमर्श का संबंध समाज में, वास्तविक समाज में चल रहे संघर्षों से है। उन संघर्षों का विचारधारात्मक प्रतिबिंब विमर्श में दिखाई देता है। और समाज में अलग अलग तरह के सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष हैं जिनके माध्यम से विभिन्न समाज के विभिन्न ग्रुप, विभिन्न समुदाय, विभिन्न हिस्से या विभिन्न वर्ग आप कह लें, वो अपने अपने वर्चस्व की स्थापना की कोशिश करते हैं, अपने वैचारिक सांस्कृतिक प्रभुत्व की या अपनी दृष्टि की स्थापना की कोशिश करते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है 19वीं सदी को लीजिए आप, जिसमें बड़े विमर्श चले। तो शिवाजी को लेकर जैसा विमर्श चला वो भारत में शायद ही किसी और को लेकर चला होगा। तो शिवाजी को लेकर 19वीं सदी में जो विमर्श चले, शिवाजी, उनके राजा और वो किस प्रकार के राजा थे, किस प्रकार का उनका राज था, किसके लिए वो सोचते थे। आप जानते हैं शिवाजी ने अपने को जब राजा बने तो अपने को क्षत्रिय मनवाने के लिए, क्योंकि क्षत्रिय ही राजा होते थे, आपको मान्यता नहीं मिलेगी, ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा अगर आप क्षत्रिय नहीं हैं। और शिवाजी ने अपने को क्षत्रिय मनवाने के लिए, एक खास राजपूत वंशावली से अपना संबंध जुड़वाने के लिए लाखों रुपए उस जमाने में खर्च किए थे ताकि उनको यह आशीर्वाद ब्राह्मणों का मिल सके। उस शिवाजी के बारे में जो विमर्श चला समाज में विभिन्न वर्गों के बीच, उसमें एक वर्ग ने कहा कि शिवाजी गौ और ब्राह्मण के रक्षक राजा हैं और उन्होंने हिंदू पादशाही की स्थापना की। ये शिवाजी की जो व्याख्या होती है, शिवाजी का जो बिंब बना हुआ है, उसमें एक प्रमुख बिंब ये है कि शिवाजी गौ और ब्राह्मण की रक्षक थे और उन्होंने हिंदू पादशाही की स्थापना की। एक दूसरा जो बिंब शिवाजी के बारे में मिलता है वो ये मिलता है कि शिवाजी शूद्र राजा थे। फुले ने शिवाजी के बारे में कहा कि शिवाजी कुणबी कुलभूषण थे, कुणबी कुलभूषण, वे शूद्र थे और उन्होंने शूद्र राज की स्थापना की थी। तो मित्रों, इतने जो भिन्न भिन्न स्थापनाएं हैं, वैचारिक मान्यताएं हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा सामाजिक संघर्ष चल रहा था, सांस्कृतिक संघर्ष चल रहा था अपने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए। उसमें शिवाजी ही वो मैदान थे, इतिहास, संस्कृति ही वो सब मैदान थी जिसमें ये लड़ाई चल रही थी विभिन्न वर्गों के बीच में। तो जो विमर्श होते हैं वो समाज में अपनी स्थिति को बदलने, दूसरे की स्थिति के साथ संघर्ष करने, शक्ति समीकरण को बदलने के लिए इन सब से संबंधित होते हैं विमर्श। ये अपने आप नहीं पैदा हो जाते हैं,
ये इनके अंदर ये अंतर्निहित संभावनाएं तभी होती हैं जब वो सामाजिक संघर्ष से जुड़े हो। हिंदी में जो विमर्श चले, दलित आदिवासी स्त्री विमर्श, ये इस बात के सबूत हैं कि इन वर्गों में जागृति आई है, इन समुदायों में जागृति आई है और ये अपने हितों से संबंधित प्रश्नों पर विचार विमर्श कर रहे हैं, उसकी अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। इन विमर्शों से विरोधियों को तो हम समझते ही हैं, स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझने का एक मौका हमें मिलता है। मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने तो बहुत अच्छे ढंग से बहुत आगे तक सोच विचार जो चल रहा है उसको प्रस्तुत किया इन्होंने। मैं अपने कुछ ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन विमर्शों के प्रति मेरे कुछ टिप्पणियां हैं कुछ चीज़ों को लेकर। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और कह दूं कि विमर्श सिर्फ सैद्धांतिक, विवेचनात्मक या व्याख्यात्मक लेख लिखकर ही नहीं होता है। विमर्श कविता, कहानी, उपन्यास लिखकर भी होता है। एक और लेखक अपनी रचना के द्वारा उस चल रहे विमर्श में हस्तक्षेप करता है। 1930 के समय के आसपास भारत में किसानों का प्रश्न बहुत बड़े पैमाने पर उठा हुआ था 1930 के दशक में, और उसमें अलग अलग स्तरों पर अलग अलग लोग लिख पढ़ रहे थे। उसमें प्रेमचंद ने भी हिस्सा लिया, और कैसे हिस्सा लिया? गोदान लिखकर। गोदान उस विमर्श में प्रेमचंद का हस्तक्षेप था। तो ये आप आगे भी इस प्रकार की चीज आप देखेंगे। विमर्श सिर्फ सिद्धांतिक या विवेचनात्मक नहीं होता है। ये जो विमर्श हैं, दलित विमर्श से बात शुरू करते हैं। CSDS दिल्ली की एक बड़ी प्रसिद्ध संस्था है, सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। वहाँ एक विद्वान होते थे नागराज, डॉक्टर नागराज। वे दलित थे और उन्होंने अंबेडकर को पढ़ा था। दलित विद्वान और अंबेडकर को न पढ़ा सवाल ही नहीं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। आंध्रा के थे शायद, और वे गांधीवादी थे। CSDS में जैसा प्रभाव गांधीवाद का रहा है, वो गांधीवादी भी थे। तो वे एक विलक्षण व्यक्तित्व थे दलित विमर्श में, जो अंबेडकरवादी और गांधीवादी दोनों एक साथ थे। उन्होंने एक बड़ी सुंदर किताब लिखी है, फ्लेमिंग फीट्स, जलते हुए पांव। उसमें उन्होंने लिखा कि एक दलित के लिए अपने समुदाय के उत्पीड़न, अतीत में हुए उत्पीड़न की स्मृतियों से गुजरना बड़ा कष्टदायक होता है। ये उसके लिए वैसा ही होता है जैसे कोई गरम तपते हुए बालू पर नंगे पैरों चल रहा हो। एक दलित के लिए उस उत्पीड़न की स्मृतियों से गुजरना है। मैं कहूँगा अतीत ही नहीं, वर्तमान की भी बहुत सी ऐसी स्मृतियाँ, हमारे निकट अतीत की भी ऐसी बहुत सी स्मृतियाँ, अनुभव हैं जिनसे गुजरना, जिनको लिखना, जिनको दूसरों से कहना बहुत ही कष्टकर अनुभव होता है। और ये जो अनुभव होता है, इसका सामना हर लेखक अपने अपने ढंग से करता है। वो सफल हुआ, असफल हुआ, आलोचक देखता है, लेकिन ये सामना करने की अलग अलग प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। शरण कुमार लिम्बाले, महाराष्ट्र के बहुत बड़े दलित लेखक, उनका एक उपन्यास है, एक बच्चे के दृष्टि से लिखा गया, अक्कर माशी। अक्कर माशी का मराठी में अर्थ होता है हराम की औलाद, अवैध संतान। तो एक ऐसे बच्चे की कहानी अक्कर माशी में कही गई है। उसकी वो याद करता है कि बचपन में उनकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी, बहुत घनी झुग्गी झोपड़ियाँ, उनमें कोई दबंग किस्म का
आदमी आता था जब भी उसके उनके झोपड़ी में, तो उसकी माँ कहती थी बेटा तू जरा बाहर जाके बैठ, मैं तुझे बुला लूंगी। तो बच्चा बाहर आके बैठ जाता था और अंदर से माँ की हंसी, तरह तरह की आवाजें आ रही हैं वो सुनता था। ये उपन्यास जब हिंदी में छपा तो बड़ी उत्तेजना हुई, पैदा हुई, बड़ी सनसनी फैली। इस तरह का उपन्यास, इतने खुलकर चीजों को कहने वाला उपन्यास। हिंदी अनुवाद पर जब ये बहस चल रही थी उस समय कुछ लेखिकाओं ने, कुछ दलित लेखिकाओं ने हिंदी की इस किताब का विरोध किया, इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह सब लिखने की क्या जरूरत थी, ये सब होता है, हम जानते हैं, ये क्यों बता रहे हो, इसको क्यों सामने क्यों ला रहे हो सबके। तो ये मैं आपसे जो कह रहा था कि अतीत के जो अनुभव हैं दलित समुदाय के, उनसे गुजरना कितना कष्टप्रद है और हर एक का अपना अपना ढंग होता है उससे सामना करने का। एक सामना करने का एक ये भी इन कुछ दलित लेखिकाओं ने जो कहा कि इनको सामने नहीं लाना है, इन ऐसी बातों को, ऐसे अनुभव को लाना ही नहीं है सामने, ये एक तरीका है। एक दूसरा तरीका देखिए आप, ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कहानी है अंधड़, शायद सलाम संग्रह में है। तो उसमें एक एस लाल है, वो बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, सरकारी पदाधिकारी हैं, आरक्षण में उनको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी और अब तो काफी सीनियर ऑफिसर हैं। उसका जो एस लाल है, उनका असली नाम तो सुक्कड़ लाल है, गांव वाले खाली जानते हैं, शहर में उन्होंने कभी नहीं बताया। शहर में एस लाल, वो हर जगह एस लाल, सिग्नेचर एस लाल। तो गांव में सुक्कड़ लाल में भी लाल छूट गया, खाली सुक्कड़ सुक्कड़ उनको बोलते थे, लेकिन शहर में ये बात कोई नहीं जानता। और उन्होंने उनकी एक बेटी है जिसको उन्होंने इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया है और उसे घर में अंग्रेजी में ही बात करते हैं। उनकी पत्नी देहाती किस्म की जरूर है और वो देहात आती जाती रहती है। अब ये एस लाल ने उनको बहुत बार कहा कि वो जो गांव में जो लोग रहते हैं उनसे ज्यादा संपर्क हम लोगों को नहीं रखना है, हमें उनके बीच आगे नहीं रहना है, यहाँ वो सब बातें बिल्कुल मत करो, छोड़ दो, बोलो मत वो सब गांव की बातें, और वहाँ जाना भी बंद करो धीरे धीरे। पर वो पत्नी गांव की मानती नहीं, तो बहुत पत्नी से बहुत नाराज रहते हैं। तो एक शादी में गांव जाना पड़ गया, बहुत जरूरी था। तो उन्होंने कहा पत्नी को तो नहीं लेके जाएंगे, बहुत बेइज्जती करवाएगी। बेटी को ले गए साथ में अपनी। तो पिता पुत्र जो है, पिता पुत्री अंग्रेजी में ही बात करते थे। गांव में गए तो उसने कहा कि बेटी ने देखा कैसे अजीब से लोग हैं, हाउ अनसिविलाइज्ड पीपल। और उसने जब ये सुना कि लोग उसके पिता को सुक्कड़ सुक्कड़ बोल रहे हैं तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये मेरे पिता का कैसे नाम ले रहे हैं, कि ये क्या नाम है, एस लाल है वो। तो ये सारी चीजें हुई, उनको बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन जब उसने बहुत आलोचना की इन दलितों की, तो वो उनके पिता ने कहा कि बेटी यही अपने लोग हैं, अब अच्छे बुरे जो भी हैं। तो ये कहा और उसके बाद दोनों जो है ऐसे दलित बन गए और ऐसे दलितवादी बन गए कि हाँ ये दलित समाज है और इसको हमें आगे बढ़ाना है, यही हमारा असली समाज है। बेटी कहती है और भी आगे बढ़ के, पापा परहैप्स यू हैव इग्नोर्ड देम। तो मन इस प्रकार का हृदय परिवर्तन दिखाया कहानी में। वो छोटी सी कहानी में ये जैसे कि संभलता नहीं है एस लाल वाला व्यक्तित्व, इसका क्या करे। तो ऐसा एक हृदय परिवर्तन उसका दिखा दिया गया। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो अनुभव दलित को होते हैं उसका सामना वो कैसे करे। सुक्कड़ लाल तक तो दिखा दिया उसने, लेकिन उसके बाद वो सारा का सारा ऐसा हृदय परिवर्तन जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं दिखाई देती, कोई जमीन नहीं, वो क्यों इस प्रकार का उनका हृदय परिवर्तन होगा, ऐसी क्या बात हो गई एक दिन में, तो कोई कुछ भी तर्क उसमें नजर नहीं आता है।
तो इस प्रकार से जो सामना होता है इन अनुभवों का वो हर जगह एक जैसा नहीं होता, जिसके चलते विमर्श में और रचनात्मक साहित्य में दोनों के बीच एक फांक नजर आती है। उस फांक की चर्चा हम आदिवासी प्रसंग में करेंगे आगे। लेकिन मैं आपसे कहूं कि इतना बड़ा दलित विमर्श हिंदी में चला और कुछ लेखक इतने प्रसिद्ध हुए, आंदोलन से भी जुड़े थे, लेकिन इस पूरे दलित विमर्श में जाति का उन्मूलन कैसे होगा इस पर कोई विमर्श नहीं करता है। इस पूरे दलित विमर्श में कहीं इस सवाल पर केंद्रित नहीं है ये विमर्श कि जाति को तोड़ने का रास्ता कहीं है या नहीं है। ये बहुत ही अजीब बात है कि दलित विमर्श कर रहे हो, इतना बड़ा दलित विमर्श हो और जाति उन्मूलन के प्रश्न कहीं उनके कोई केंद्र ही नहीं है उनके पूरे विमर्श में कहीं भी। ये बहुत अजीब बात है। और या तो एक ये बात हो सकती है कि वो मान गए हैं कि अंबेडकर बाबा ने वो जाति तोड़ने का बता रखा है, वो वैसे चल रहा है प्रोग्राम जाति तोड़ने का, उसी के हिसाब से तो हम तकिया लगा के आराम से सो सकते हैं, तो जाति टूट रही होगी। तो ये हो सकता है। दूसरी बात यह कि इनको इन प्रश्नों की पर कोई जागरूकता ही नहीं है कि जाति तोड़ने का भी कोई सवाल है और वो नहीं टूटी, या तो कुछ मान लिया आपने कि टूट रही है। असल में जाति को तोड़ने का अंबेडकर ने जो विवेचन किया वो एक तरह से फेल हो गया। अंबेडकर ने बहुत सी चीजें प्रस्तावित की थी जाति को तोड़ने के लिए, उस प्रकार से तो जाति टूटी नहीं। अंबेडकर ने कहा था कि अंतर जातीय विवाह हो जाएंगे तो जाति टूट जाएगी। तो एक तो दलित अंतर जातीय विवाह जल्दी नहीं करते हैं, ये अंतर जातीय विवाह सवर्णों में ही ज्यादा होते हैं, द्विजों में ही ज्यादा होते हैं, और उनके विवाह करने से भी कोई जाति नहीं टूटी। तो इस तरह से नहीं टूटी। अंबेडकर ने कहा कि जो शास्त्र हैं, जो स्मृतियां हैं, उनको जला दो, बदल दो तो जाति टूटने में मदद मिलेगी, टूटेगी जाति। उससे भी जाति नहीं टूटी, बहुत बार जलाई गई लेकिन कोई जाति नहीं टूटी उनसे भी। अंबेडकर ने कहा कि बौद्ध धर्म अपना लेंगे हम, इससे जाति टूटने का रास्ता निकलेगा। हम बहुत से लोग बौद्ध हुए, इससे जाति नहीं टूटी। दीक्षा भूमि नागपुर में जो है अंबेडकर की जयंती जो होती है 13 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, मैं स्वयं उस रात वहाँ था दीक्षा भूमि में, और वहाँ आए बौद्ध दलितों से मेरी बातचीत हुई। बिहार के बौद्ध दलित रात भर वो बाहर ही लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, मौसम ऐसा बुरा नहीं होता है। तो हमने उनसे पूछा कि शादी किससे करोगे, लड़के की या लड़की की अपनी? तो मैंने देखा कि वो जिस जाति के थे, जाटव थे, तो उन्होंने कहा कि शादी तो जाटव में करेंगे हम। हमने कहा कि तो बौद्ध होना कोई जरूरी नहीं है। कहा नहीं, अपने जाति में होना चाहिए, वो पहली बात है कि अपनी जाति का होना चाहिए। हम बौद्ध को क्या कहेंगे, हमारी जाति का ही जब नहीं है। तो जाति में, बौद्ध भी जाति में शादी ही करता था। तो ये जो आरक्षण एक हल निकाला था अंबेडकर ने कि आरक्षण से समस्या का हल होगा, लेकिन आरक्षण से समस्या का हल नहीं हुआ। जो जिन लोगों को आरक्षण मिला और बहुत अच्छे पदों पर पहुंचे, वो भी माने जरूरी नहीं कि उसी रास्ते पर चल रहे हो, वो आज कहीं हिंदुत्व की शरण में भी गए हो। ऐसे बहुत से आरक्षण के लोग आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात ये कि आरक्षण के लिए अंबेडकर ने कहा था जाति टूटने के लिए कि पे बैक टू सोसाइटी। जो आरक्षण में जिनको नौकरियां मिलेंगी वे अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगाएंगे। आनंद तेलतुंबड़े ने अपने एक लेख में लिखा है, ठाणे जेल में थे वो, जाति तोड़ों के जातिगत जो झगड़े होते हैं, किसी को आपने जाति सूचक नाम से कहा, किसी को कुछ, इन झगड़ों में फंसकर जो दलित आए थे उनको जेलर पिटवाता था जेल के अंदर, ठाणे जेल में, और वो जेलर दलित था।
तो पे बैक टू सोसाइटी भी काम नहीं की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जाति तो टूटी नहीं जैसे अम्बेडकर चाहते थे। जाति प्रथा की बड़ी जटिलताएं आप दोनों ने भी बताई। जाति प्रथा की एक बड़ी जटिलता ये है कि अपने से ऊपर की जातियों का हम विरोध करेंगे, उनके खिलाफ क्रांति करेंगे, लेकिन अपने से नीचे जो जातियां हम समझ रहे हैं उनको आप क्या करेंगे? वो बहुत फर्क है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो सबसे ऊपर हैं वे क्या सोचते हैं जाति प्रथा के बारे में? काशीनाथ विश्वनाथ राजवाड़े महाराष्ट्र के बहुत बड़े विद्वान थे। हिंदी में रामचंद्र शुक्ल तो खाली साहित्य में थे, काशीनाथ विश्वनाथ मराठी साहित्य के रामचंद्र शुक्ल तो थे ही, वे वहाँ के राजनीतिक इतिहासकार और समाजशास्त्री भी थे। वो शुक्ल जी से कहीं ज्यादा आगे की चीज थे। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है, 19वीं सदी की बात कर रहा हूँ, कि यूरोप में समाजवादी आंदोलन जो लोग चला रहे हैं उनको पता चला कि भारत में जाति प्रथा है जो एक तरह से बना बनाया समाजवाद है। और वे और वो जो बर्नार्ड शॉ वगैरह जिस संगठन में थे, फेबियन सोसाइटी, उनमें से कुछ लोग जो है भारत आके यहाँ की जाति प्रथा का अध्ययन करना चाहते थे, क्योंकि समाजवाद लाने का तो एक तरीका भारत में मौजूद है। तो सबसे ऊपर जो बैठे हैं लोग, उनकी दृष्टि जाति प्रथा के बारे में ऐसी होती थी कि जाति प्रथा एक सुव्यवस्था है, सदियों से आजमाई हुई चली आ रही व्यवस्था है, जिसमें हर एक अपने अपने मर्यादा के अंदर रह के अपने अपने सुनिश्चित कर्तव्य को पूरा करे। सबके काम जरूरी हैं, सबके काम समाज के लिए उपयोगी हैं, सब अपने अपने काम को करें, तो आपस में कंफ्लिक्ट का मौका कहाँ है? आपस में झगड़ा संघर्ष का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये इतनी आजमाई हुई इतनी सुंदर प्रथा है, इसके खिलाफ सवाल ही नहीं उठता कुछ बोलने का। जो ओबीसी वाले हैं वो अपने से ऊपर की जातियों की बड़ी आलोचना करते हैं। मैं जब जवान था तो राम स्वरूप वर्मा वगैरह के सभाओं में खूब जाता था, बहुत अच्छा लगता था। और एक कोई तुलसी थे, छोटी छोटी किताबें लिखते थे और रामायण की बड़ी धज्जियां उड़ा रखी थी उन्होंने, तो वो सब ऊंची जातियों की बड़ी आलोचना करते थे। लेकिन अगर ओबीसी से पूछें कि दलितों और जाटों से आपके संबंध कैसे हैं, तो बोलेंगे बहुत अच्छे हैं। हमने कहा आपका कोई अंतर विरोध नहीं? कोई नहीं। मैंने कहा वो तो बहुत गरीब है। कहा हम भी वैसे ही गरीब हैं, हम भी वैसे ही गरीब। दलितों से हमारे कोई विरोध नहीं है, हम और दलित मिलके ही एक साथ रहते हैं। वो मानने को तैयार नहीं। वहाँ ऊपर वाले की आलोचना करेंगे जाति प्रथा तोड़ने के लिए, लेकिन दलित के साथ हमारा कोई नहीं। दलित पर आइए, दलित से पूछिए कि आपका जाटव से वाल्मीकि का क्या संबंध है, तो कहेंगे कुछ नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं, हम सब दलित हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कहानी है शव यात्रा, आप लोगों ने पढ़ी होगी। गांव में जाटों का गांव है, उसमें एक वाल्मीकि परिवार है। वो अब शहर में नौकरी करता है, कुछ पैसे जोड़ लिया, गांव में थोड़ा 1-2 कमरे पक्के बनवा रहा है अपने। तो जाटव विरोध करते हैं कि अब तू भी पक्के मकान में रहेगा, तो माना नहीं, बनाता गया। जाटव नाराज हो गए, गुस्से में हो गए, कहा ठीक। उस संयोग से उसी समय उस वाल्मीकि परिवार की जो बेटी थी बीमार पड़ती है, अस्पताल ले जाना है डॉक्टर को दिखाने, बैलगाड़ी चाहिए। वाल्मीकि थोड़ी बैलगाड़ी रखता है, बैलगाड़ी तो जाटव रखते हैं, खेती करते हैं। किसी ने बैलगाड़ी नहीं दी, आसपास के 3 गांव घूम आया, किसी ने उसको बैलगाड़ी नहीं दी कि ना तू पक्का मकान बना ले पहले, फिर देखना, बैलगाड़ी खोज लेना। और वो लड़की मर जाती है। तो जाति प्रथा इस प्रकार की है
कि हमारे ऊपर जातियों से सारी समस्या है, हमारे नीचे की जातियों से हमें कोई समस्या नहीं है, वो तो हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं। जब ये कहानी छपी और इस प्रकार से बहस चली तो डॉक्टर धर्मवीर जो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, और मैं दिल खोल के उनकी तारीफ करता हूँ कि उनके जैसा विद्वान दूसरा मैंने नहीं देखा, इतना परिश्रमी व्यवसायी, और उनकी बहुत सारी विचारों का मैंने विरोध किया, हमेशा खंडन किया। तो उन्होंने लेख लिख के कहा कि ये दलितों के आपस का मामला है, जाटव और वाल्मीकि का मामला। ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस यही कहा करती थी कि हिंदुस्तान में जो जाति प्रथा है ना, ये हमारा अपना मामला है, अंदर का मामला है। आप अंग्रेज यहाँ से जाओ, पहले आप जाओ, हम इसको हम आजाद हो जाएंगे तो हम हमारे यहाँ सत्ता आएगी तो हम निपटा लेंगे आपस में। तो ये बिल्कुल वही तरीका है, उससे भिन्न जरा भी नहीं है। तो जाति प्रथा को तोड़ना कितना मुश्किल है, इस बारे में हम डॉक्टर धर्मवीर ने तो कहा कि जाति प्रथा नहीं टूटेगी। डॉक्टर धर्मवीर ऐसे दलित विद्वान थे, वो अपने को अंबेडकर का एक तरह का प्रतिद्वंदी मानना चाह रहे थे, और उन्होंने, उनकी कोशिश उसी दिशा में थी। बहुत 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 दुख की बात है कि वो इस तरह का रास्ता उन्होंने अपनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि जाति प्रथा, तो हमसे बहुत बार उन्होंने कहा कि जाति प्रथा तो तलवारी टूटने वाली नहीं है, हिंदुस्तान में कोई जाति प्रथा हिला नहीं सकता। बड़े बड़े महात्मा आए और चले गए, ये जाति प्रथा तो हिलने वाली नहीं है। तो रास्ता क्या है? अपनी अपनी जाति को मजबूत करो, यही वो खुल के कहते थे, यही रास्ता बचा है। और हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि जाति आधारित राजनीति, जाति आधारित संगठन कितने सारे बन रहे हैं, सब अपनी अपनी जाति को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जाति प्रथा तो टूटने वाली नहीं है। अंबेडकर आज बचे नहीं इस बात का कुछ जवाब देने के लिए कि जाति प्रथा टूटेगी या नहीं। आपने जो तरीके बताए उनसे तो नहीं टूटी, और आगे कुछ उपाय है कि नहीं? दो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा, अलग दृष्टिकोण अपनाया। एक तो धनबाद झरिया सिंदरी में कोयला खदान में ट्रेड यूनियन करते थे A.K. राय, हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। वे जाति प्रथा और मजदूर वर्ग को एक मानते थे, उत्पीड़ित वर्ग को, जाति में उत्पीड़ित वर्ग को, शूद्र समाज को और मजदूर वर्ग को एक मानते थे। और दूसरे थे आनंद तेलतुंबड़े, जो मैनेजमेंट के आदमी थे लेकिन बहुत बड़े समाजशास्त्री रहे, और उन्होंने भी कहा कि जाति प्रथा को तोड़ना असंभव नहीं है, बशर्ते आप वर्ग की अवधारणा का विस्तार करें, वर्ग की अवधारणा पर पुनर्विचार करें, और जातिगत शोषण को भी वर्गीय शोषण के अंतर्गत देखें, और जाति उत्पीड़न को वर्गीय उत्पीड़न के रूप में आप देखें। तो ये वो उत्पीड़ित वर्गों को एक मजदूर वर्ग में शामिल करके इस सवाल पर विचार करना चाहते थे। इसकी कितनी संभावना है मैं नहीं जानता। A.K. राय अपनी भाषणों में कहते थे कि मजदूर वर्ग शूद्र है, शूद्र वर्ग है मजदूर वर्ग, यही संबोधन वो करते थे। और वो विवेकानंद का भी नाम लेते थे। विवेकानंद ने समाजवाद पर एक लेख लिखा है, बहुत अच्छा लेख है, पढ़ना चाहिए। और विवेकानंद ये मानते थे कि दुनिया का इतिहास ऐसा है कि एक युग में ब्राह्मणों की सत्ता रही, उनका राज रहा, फिर उसके बाद उनकी सत्ता चली गई, दूसरा युग आया जब क्षत्रियों का राज रहा, और उनका भी युग चला गया। तीसरा जब ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद वगैरह जो ट्रेड एंड कैपिटल का जो राज चला, उन्होंने कहा कि ये बनियों का राज आया, और ये राज भी अब चला जाएगा और शूद्र राज आएगा, और वो मजदूर वर्ग लेके आएगा। ये विवेकानंद का लेख है, विवेकानंद का। तो A.K. राय भी इसी तरह की बात कहते थे। तो ये जो
आदिवासी विमर्श की बात है। मैंने कहा आपसे, मैं फिर दोहरा दूं कि ये जो वर्ग और जाति को मिला के एक नई अध्याय है, यहाँ अभी उन पर हम विचार नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लमेटिक नहीं हो, उसमें भी बहुत सारी जटिलताएं और मुश्किल है। आदिवासी विमर्श की मैं बात थोड़ी सी करना चाहता हूँ, जिनसे मैं ज़्यादा करीब रहा और जुड़ा रहा। वो आदिवासी विमर्श जो है, आदिवासी की एक बड़ी समस्या अपनी पहचान की समस्या है। आदिवासी को जिस तरह से गैर आदिवासियों ने, शहरी लोगों ने, उसको खाली गैर आदिवासी और शहरी लोगों ने जिस तरह से आदिवासियों को चित्रित किया, उनका दानवीकृत किया कि वो दानव हैं एकदम, वो तो असुर हैं, वो एकदम ना, कुछ आदिवासी जातियों के साथ नाम में भी असुर जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार की जो उनको जंगली कहा, जितने भी गलत नाम हो सकते थे और गलत पहचाने हो सकती थी, उनको थोपा गया और उनके बारे में बहुत सारी भ्रामक, चूंकि वो हमारे समाज से बहुत दूर रहते हैं, उनके बारे में हमें उतनी ही कम जानकारी है, इसलिए उनके बारे में उतनी गलत बातें फैलाई गई। उससे वो कैसे निकले आदिवासी, यही उनकी बड़ी समस्या है। तो वो कभी अपने को हनुमान का वंशज बताते हैं, कभी रावण का वंशज बताते हैं, कभी राम और सीता को भी वो आदिवासी ही मानते हैं, कृष्ण तो आदिवासी थे ही। तो इस तरह की बहुत सारे विमर्श उनके बीच चलते हैं, ये उनकी बड़ी समस्या है। दानवीकृत करने के विरोध में कुछ आदिवासी बुद्धिजीवी आदिवासियों को महिमा मंडित भी करने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि दुनिया की सारी समस्याओं का हल आदिवासी दर्शन में है। आदिवासियों का जीवन दर्शन जो है, जो सरल जीवन दृष्टि है, सारी समस्याएं दुनिया की हल हो सकती है, पर्यावरण समेत। अब आदिवासी खुद ही 50 समस्याओं से घिरे हुए हैं, अपनी एक समस्या का तो हल वो कर नहीं पाए, लेकिन ये कह रहे हैं कि दुनिया की सारी समस्याओं का हल उनसे हो जाएगा। तो ये बहुत सारी जटिलताएं उनके विमर्श के साथ हैं। इसके बावजूद जयपाल सिंह पर जो इधर काम हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जयपाल सिंह संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान सभा में कुछ आदिवासी भी थे, जिनमें सबसे मुखर वक्ता और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और पावरफुल जयपाल सिंह भी थे। तो जयपाल सिंह ने आदिवासी प्रश्न को जो उठाया और जिन सवाल संदर्भों में उठाया, वो उसी कारण 6वीं सूची और 5वीं सूची बनी हुई है और उसका उद्धार आजकल हुआ है और जयपाल सिंह के विचार सामने आ रहे हैं, उनको पढ़ा जा रहा है। वो बहुत महत्वपूर्ण उनके विमर्श में ये बात हुई है। अंतिम बात स्त्री के सवाल पर कहना चाहूँगा। इन्होंने भी बहुत बातें, खासकर बहुत आगे की बातें इन्होंने कही, मैं थोड़ी उसकी पीछे की बात करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है, स्त्री आंदोलन तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी आंदोलन रहा है। मताधिकार का आंदोलन यूरोप में बहुत जबरदस्त चला था, भारत में भी मताधिकार का सवाल आया, स्त्रियों के मताधिकार का। तो कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई और स्त्रियों के मताधिकार का प्रस्ताव पास कर दिया, हो गया। यूरोप में 50 साल तक स्त्रियों ने मताधिकार आंदोलन चलाया। आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ने वाले जानते होंगे, यूरोप के बड़े बड़े आंदोलनों में एक था वो। गजब की वो स्त्रियां थी जिन्होंने वो आंदोलन चलाया। और भारत में कांग्रेस ने एक मीटिंग बुलाई, स्त्री मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया। एक मेरा ख्याल है मालवीय जी को छोड़कर सबने उसका समर्थन किया और वो पास हो गया। हरे लगे ना फिटकरी रंग चोखा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, है ना। तो आ गया। रावण न मरी, लंका न जली, खुद घर लौटाई जनक लली। तो कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। तो स्त्री मताधिकार जहाँ ऐसा आता है इस तरीके से, वहाँ फिर स्त्री चेतना क्या होगी मताधिकार के सवाल पर? कुछ नहीं होगी। जो चेतना वहाँ है वो चेतना यहाँ पैदा ही नहीं हुई, क्योंकि वो आंदोलन ही नहीं आया। लेकिन स्त्रियां बनती कैसे हैं, ये जो सवाल बार बार उठाया जाता है, इसी में मैं कहना चाहता हूँ कि जो हिंदी में विमर्श है और हिंदी की अन्य भाषाओं में भी ऐसी ही हाल है। ये स्त्रियों की जो पहचान बनी हुई है, उनकी जो स्त्रीत्व जिसको कहते हैं, पुरुषत्व और स्त्रीत्व, ये इनसे ज्यादा गलत और भ्रामक दूसरे नाम कुछ हो नहीं सकते। ये स्त्रीत्व की परिभाषा कैसे होती है,
ये गढ़ा कैसे जाता है स्त्रीत्व को। तो ये जो चीजें जो चली आ रही हैं, इसको कोई सवाल ही नहीं उठाया जाता इस पर। स्त्रियों का स्त्रीत्व जो है ये गढ़ा जाता है सबसे पहले परिवार में, उसके बाद स्कूल और कॉलेज में जहाँ वो पढ़ती हैं, जहाँ उनको शिक्षक बताते हैं, और जहाँ इनसे संबंधित स्त्रीत्व से संबंधित मुद्दों पर उनको सजा दी जाती है या तारीफ की जाती है। स्त्रीत्व का गढ़ा जाता है आपके दर्शन शास्त्र जो हैं उनमें स्त्री की छवि आप देखिए। कानून जो भारत के बने हुए हैं संविधान में और कोर्ट में, उनमें आप देखिए स्त्रीत्व कैसे गढ़ी जाती है। वहाँ भी स्त्री की एक वही पहचान कैसे मिलती है। दर्शन शास्त्र और कानून की बात तो मैंने कही, पुराणों में साहित्य में स्त्री की क्या छवि बनी हुई है। तो ये जो विश्लेषण करने का काम है यहाँ स्त्री इस विमर्श में किसी ने किया नहीं, और ये पढ़ी लिखी लड़कियों का ही काम है ये करना, और किसी का काम नहीं है कि ये जो चीजें हैं इनमें स्त्रियों की छवि किस प्रकार से बनती है। अंतिम बात तो यही है कि क्या सिर्फ अपनी अपनी मुक्ति की सोच से उत्पीड़ित समुदायों की मुक्ति संभव है? क्या ये एक दूसरे के साथ कोई संबंध न रखें, कोई संवाद न करें, सिर्फ अपने लिए सोचें? ऐसे आत्म केंद्रित समुदायों की मुक्ति क्या संभव है? लेकिन सिर्फ साहित्य में और किसी सेमिनार में ही आपस में डायलॉग करने की बात नहीं है। समाज में भी इनके डायलॉग कैसे हो, समाज में इनका संवाद कैसे होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। धन्यवाद।